अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। बिना शक व तरद्दुद पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची मिनी पाकिस्तान है। कराची का दर्जा हरारत पाकिस्तान का दर्जा हरारत है। कराची का सियासी दर्जा हरारत, कारोबारी दर्जा हरारत पाकिस्तान का कारोबारी दर्जा हरारत, सियासी दर्जा हरारत है। इसीलिए आज कराची के हल्क़े एन 249 में ज़िमनी इंतख़ाबात की कलीदी अहमियत है। ये आज इलेक्शन हुए हैं और अब वोटों की गिनती जारी है। और अब तक जो वोटों की गिनती सामने आ रही है, अभी हम हतमी और फाइनल आपको नतीजा नहीं दे सकते, मगर यही लगता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट नतीजा सामने आ रहा है। लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त कराची में भी अपनी जगह बना रही है, तारीख रकम कर रही है। यही वजह है कि साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल इस कलीदी इलेक्शन में इस वक्त आगे है। इसके अलावा पिछले इंतख़ाबात में तीसरे नंबर पर आने वाली तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, पाक सरजमीन पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त इस इलेक्शन में मौजूद है। लेकिन अगर असल मुकाबला है अब भी तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के दरमियान है। TLP भी आसपास है, मगर अहम बात यह है कि दूर दूर तक PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अमजद आफरीदी नज़र नहीं आ रहे हैं। उचंबे की बात नहीं है, PTI कराची को फरामोश कर चुकी है। इमरान खान 8 माह से यहाँ आए नहीं हैं और बल्दिया NA 249 जहाँ पर ये इलेक्शन हो रहा है, PTI के फैसल वावडा को याद कर रहा है जिन्होंने के 2018 का ये इलेक्शन जीता था और बल्दिया के लोगों से बेपनाह वादे किए थे, बेपनाह उनके साथ वईद किए थे, मगर उसके बाद वो दूर दूर तक नज़र नहीं आए। इसीलिए आज PTI को सज़ा दी जा रही है। PTI ने कराची के साथ जो वादे किए, इमरान खान ने जो कराची के साथ वादे किए, आज कराची उसका बदला चुका रही है। आज के ज़िमनी इंतख़ाबात में कोरोना की सूरत हाल की वजह से, मजमूई कैफियत की वजह से वोटर टर्नआउट कम रही है, मगर इसके बावजूद ये एक बहुत दिलचस्प और इम्पॉर्टेंट इलेक्शन है जिसके ताज़ा तरीन आदाद शुमार ये हैं। NA 249 ज़िमनी इलेक्शन 2276 में से हमारे पास 58 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। नून लीग के डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल 5389 वोट लेकर सबसे आगे, पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोखेल 4117 वोट लेकर दूसरे नंबर पर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नज़ीर कमालवी 2364 वोट लेकर तीसरे नंबर पर, सैयद मुस्तफ़ा कमाल PSP के 1723 वोट लेकर चौथे पर और PTI के अमजद आफरीदी सबसे आखिर में 1690 वोट लेकर मौजूद हैं। इस अहम इलेक्शन में, इस अहम मौके पर मौजूद हैं NA 249 में हमारे नुमाइंदे खुसूसी मसूद रज़ा। बहुत बहुत शुक्रिया मसूद रज़ा। बताइएगा इस वक्त तक जो कैफियत है वो तो साफ ये लग रहा है कि कहीं आगे हैं नून लीग, कहीं आगे है मिफ्ताह इस्माइल और कहीं पीछे, कहीं बहुत दूर पीछे है PTI। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा खान साहब कि PTI को उसकी सज़ा मिलना शुरू हो गई है। जो कराची से वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, और ख़ास तौर पर ये हल्का बल्दिया टाउन का जहाँ आज इलेक्शन हो रहे हैं, यहाँ तो जो कैंपेन थी PTI की वो ज़बरदस्त कैंपेन थी। कभी फैसल वाडा साहब कचरे पर बैठते थे, पानी की फराहमी का यहाँ वादा करते थे, कभी बन कबाब के ठेलों पे खड़े होकर बन कबाब बनाया करते थे, यहाँ क्रिकेट खेला करते थे और वादा करते थे यहाँ के लोगों से कि वो यहाँ के लोगों के साथ आगे रहेंगे और यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ के लोगों को का ये कहना है कि वो वोट लेने के बाद यहाँ पर फिर नहीं आए और यहाँ के उनके मसाइल हल नहीं किया। हालांकि वफाकी वज़ीर थे, पावरफुल आदमी थे, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। लिहाजा आज नतीजा हम देख रहे हैं कि मिफ्ताह इस्माइल पहले नंबर पर हैं 5000 से ज़ायद वोट लेकर, और उनका मुकाबला कर रहे हैं कादिर मंदोखेल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं। कादिर मंदोखेल साहब उनकी क्योंकि वो पश्तून हैं और उनकी बरादरी का वोट है और उन्होंने यहाँ पर रहते हुए काम किया है, मुकामी आदमी है, और फैसल वाडा के खिलाफ जो केस था वो भी कादिर मंदोखेल ही फॉलो कर रहे थे, लिहाजा उनको पीपल्स पार्टी की तरफ से टिकट मिला था। और अब तक जितने मसूद रज़ा साहब ये बताइएगा कि आप इस वक्त जिस मकाम पे मौजूद हैं, ये कोई नून लीग का कोई ऑफिस है? क्योंकि बड़ी गहमा गहमी नज़र आ रही है, नून लीग के झंडे नज़र आ रहे हैं, शेर नज़र आ रहा है और ये बहुत ही एक लाइवली सिनेरियो है जो कि यहाँ पे लोगों को लग रहा है कि जैसे वो जीत।
जी बिल्कुल इसी तरह से है। मैंने पहले कोशिश की कि मैं जाके पीटीआई के कैंप को देखूं कि वहाँ क्या सूरत हाल है, तो खान साहब वहाँ इस वक्त सन्नाटा है। तो मुझे गहमा गहमी यहाँ नज़र आई। मैं यहाँ से ही लाइव करना मैंने मुनासिब समझा कि लोग देख सकें कि यहाँ पर जो बल्दिया टाउन के अवाम इस वक्त जश्न मना रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि नून लीग जीत रही है, मिफ्ता इस्माइल जीत रहे हैं और यहाँ एक जश्न का सा समा है। अच्छा ये बताइए, ये तो समझ में आ रहा है, ये तो मुझे समझ में आ रहा है। अभी हम प्रोग्राम में आगे चल के और जब ये नताइज और आएंगे हम आपको मुसलसल आपके साथ राब्ते में रहेंगे। ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि पीटीआई हार क्यों रही है, ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा है। ये भी समझ में आ रहा है कि पीपल्स पार्टी क्यों मुकाबला कर रही है, क्यों दूसरे नंबर पर नजर आ रही है। मगर अभी तक मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि ये नून लीग जो है, जिसने 2018 में एक भी नशिस्त कराची में नहीं जीती थी, वो किस भरपूर अंदाज से जो वाइब्रेंसी यहाँ नज़र आ रही है, जो मिफ्ता इस्माइल की और शेर की और नून लीग की सपोर्ट नज़र आ रही है, ये ज़रा मुझे समझाइए। देखिए पिछले जो 2018 के इलेक्शन थे उसमें शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ इलेक्शन लड़ा था और फैसल वाडा उनसे सिर्फ 700 वोट आगे थे और वो जीते थे। तो बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं था, उनका नून लीग का वोट बैंक यहाँ पर मौजूद था। मगर जो पीटीआई की परफॉर्मेंस रही उसने उस वोट बैंक को बढ़ाने के बजाय और घटा दिया। इसलिए ये साफ जाहिर है कि नून लीग का जो वोट बैंक था, फिर महंगाई है, परेशानी है, लोगों के दरमियान नौकरियों के वादे थे वो पूरे नहीं हुए, वो तमाम कैफियत एक्युमुलेट हुई है और उसने पीटीआई को कहीं पीछे फेंक दिया है। और नून लीग जो पहले से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग थी, तो हम आते हैं अपना वोट आप यहाँ रहिएगा। बड़ा दिलचस्प रात है, बड़ा दिलचस्प ये इलेक्शन है, पूरे मुल्क की सियासत पे असरअंदाज हो रहा है। अब ये देख रही है कौम की किस जानिब हवा चल रही है। बहुत ही दिलचस्प इलेक्शन है। हम प्रोग्राम में आगे चल के यकीनन हम इसमें शामिल रहेंगे। अभी फ़िलहाल बात करते हैं कोरोना की और इंडिया के कोरोना की। तबाही है, कोरोना जब से आया है ऐसी तबाही दुनिया में कहीं नहीं देखी गई है और नंबर्स इस अंदाज से आगे बढ़ रहे हैं कि आज अमेरिका ने अपने शहरियों से कहा है कि फौरी भारत से निकलें। ये कैफियत आपको दिखाते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। लगता यह है कि कोरोना अपनी तारीख की शायद सबसे शदीद संगीन आफत इस वक्त हमारे पड़ोस भारत में डा रहा है। दिल्ली, मुंबई कोरोना की दहशत और तबाही की इबरतनाक मिसाल बन चुके हैं। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 3 दिन में 10,63,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 9,700 से ज़ायद अमवात हो गई हैं। ये सरकारी नंबर्स हैं। माहिरीन कहते हैं कि असल तादाद कई गुना ज़्यादा है। भारत में मुसलसल 7 दिन से यौमिया तकरीबन 3.5 लाख से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। कल 4.25 लाख थे। कल भारत में 3,89,000 से ज़ायद केसेस सामने आए। 3,645 अफराद इंतकाल पर गए। कल रिपोर्ट होने वाले केसेस न सिर्फ ये कि भारत बल्कि पूरी दुनिया में यौमिया केसेस का एक नया रिकॉर्ड लाए, यानी कि पूरी दुनिया में जब से कोरोना आया है 1.5 साल पहले से ये सबसे ज़्यादा नंबर्स थे जो कल भारत में हुए। अमेरिका की वजारत ख़ारजा ने खतरा भापा है और आज भारत में मुकीम तमाम अमरीकियों से फौरी तौर पे कहा है कि वो भारत से निकल जाएं, फौरी तौर पे भारत छोड़ दें, क्योंकि वहाँ पर अब इलाज मालजे का भी इंतज़ाम नहीं है। अमेरिका, रूस, यूरोपीय ममालिक, अरब रियासतें भारत की मदद के लिए दौड़ रही हैं, तबाह कुन सूरत हाल में मदद करना चाहती हैं। पाकिस्तान ने भी भारत को मदद की पेशकश की है। भारत में कोरोना की तबाही और बर्बादी इस कदर शदीद है कि इंसानियत तड़प उठी है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव टेस्ट की शरह अब 36% है। मतलब ये कि हर 3 में से 1 फर्द इन्फेक्शन का शिकार है। 1 महीने पहले ये रेट 3% से भी कम था। माहिरीन कह रहे हैं कि सूरत हाल खौफनाक रुख मज़ीद इख्तियार करेगी। फ़िलहाल 2,06,000 अमवात हो चुकी हैं, लेकिन अगस्त तक अमवात की तादाद 10 लाख हो जाएगी। भारत में कोरोना की तबाहकारी दुनिया में पूरी दुनिया के मीडिया का मरकज़ी मौजू है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली के शमशान घाट इस वक्त मैयतों से भर चुके हैं। लाशें देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ अभी जंग हुई है। शमशान घाटों में 24 घंटे आग जलती है। लोगों को मुर्दे जलाने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ रहा है। बड़े पैमाने पर क्रियाकर्म हो रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में आसमान चिताओं की आग से जगमगा रहे हैं। बीमारी और मौत का राज हर जगह है। इंडिया में कोरोना इतनी तेज़ी से फैला है कि सरकारी और निजी हॉस्पिटल मुकम्मल भर चुके हैं। हज़ारों की तादाद में लोग इस वक्त हॉस्पिटल्स के बाहर पार्किंग और फुटपाथ पर बैठे हैं। हज़ारों लोगों को हॉस्पिटल से घर वापस भेज दिया गया है
ऑक्सीजन नापेद है और ICU बेड्स, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और दवाओं के लिए लोगों को जगह जगह लड़ते देखा जा रहा है। हद तो यह है कि मरीज़ मसनूई सांस के लिए भी सिसक रहे हैं। अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि भारत में कोरोना मजीद कहर ढाएगा, हालात मजीद अबतर होंगे। डॉक्टर्स को खदशा है कि केसेज और अमवात की तादाद में दिन ब दिन बड़ा इजाफा होगा। इसी रफ्तार से इन्फेक्शन रेट बरकरार रहा तो यौमिया 5 लाख केस रिपोर्ट होंगे और अगस्त तक भारत में कोरोना से अमवात की तादाद 10 लाख से भी बढ़ जाएगी। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे लाहौर का, जहां पर शहर के कल्ब में वाल्टन एयरपोर्ट जो कि शौकिया हवाबाजी के लिए इस्तेमाल होता था, मगर इसकी वजह से लाहौर के पूरे कल्ब में ऊँची इमारतें नहीं बन सकती थी। अब वज़ीर आज़म के हुक्म पे उसको बंद कर दिया गया है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा बिजनेस हब बनने जा रहा है। यकीनन लाहौर के लिए और पाकिस्तान की मईशत के लिए ये अरबों डॉलर की यहाँ पे सरमायाकारी के मौक़े हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसका जायज़ा लेंगे छोटे से वक्फे के बाद। पाकिस्तान में इंतहाई कीमती सरकारी ज़मीनों का बेमसरफ पड़ा रहना एक मामूल का अमल है और इसकी एक बड़ी मिसाल जो है वो हमारे सामने है और वो है लाहौर के महंगे तरीन इलाके में कायम कल्ब लाहौर के कायम वाल्टन एयरपोर्ट, जो शौकीन अफराद के लिए फ़्लाइंग क्लब के तौर पर इस्तेमाल होता था। अब वज़ीर आज़म इमरान खान की कोशिशों से उसे बंद करा दिया गया है, इंतज़ामिया से खाली करा लिया गया है। वज़ीर आज़म चाहते हैं कि इस इलाके को जो लाहौर का हब है इसको एक बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट में तब्दील कर दिया जाए और इस इलाके की कमर्शियल वैल्यू को बरूए का लाए जाएँ। इसके लिए मेगा प्रोजेक्ट्स बने और इसको लाहौर का सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाए। लाहौर के 90 साल पुराने वाल्टन एयरपोर्ट पर पिछले 60 साल से बाकायदा फ़्लाइट ऑपरेशन नहीं होता था। फ़िरोज़पुर रोड से मुंसलिक खरबों रुपए की मालियत का कौमी असासा अपनी अफादियत खो चुका था। सिविलेशन ने यहाँ कसीरुल मंजिला इमारत बनाने पर इस पूरे इलाके में पाबंदी आयद की हुई थी। अजब मामला था कि लाहौर के इस पूरे इलाके में बल्कि पूरे शहर के कसीर इलाके में कोई हाई राइज नहीं बन सकती थी। लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा हुकूमत को, इमरान खान को, कि उनकी कोशिशों से इस कीमती कौमी असासे को अब उसको किसी इस्तेमाल में लाया जा रहा है। इसका बाकायदा अमल हो गया है। बड़े एम्बिशियस इसमें प्रोजेक्ट है। इसकी अहमियत पर बात करने के लिए हम जाएंगे लाहौर, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं एप्टमा के चेयरमैन और मुमताज़ डेवलपर लाहौर के पाकिस्तान के जनाब गौहर एजाज। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर एजाज साहब। फरमाइएगा कि जगह तो खाली हो गई, एक बड़ा क्रिटिकल ये एक अपॉर्चुनिटी बनी है, क्या ये मटेरियलाइज होने जा रही है या ये इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो ख्वाब की बातें हैं? बहुत सारे ख्वाब हम देख रहे हैं, क्या ये भी एक ख्वाब है लेकिन इसमें कहीं या इसमें आपको कहीं हकीकत साफ नज़र आ रही है? कामरान खान साहब, इसमें बात तो बड़ी क्लियर है कि पहले ख्वाब देखेंगे तो जो है उस ख्वाब की ताबीर होगी। तो हमारी जो है वो कौम ने इमरान खान साहब की लीडरशिप में ख्वाब देखने शुरू कर दिए हैं कि हमारी डोमेस्टिक इकानमी जो है, मैं इसको समझता हूँ ये बेसिक डोमेस्टिक इकानमी की ग्रोथ की बातें, क्योंकि पूरी दुनिया में कोई भी मॉडल आप उठा लें, चाहे वो USA से उठा लें 1900 से, तो उन्होंने क्या किया, कंजम्पशन जो है उसको कोशिश की कि कंजम्पशन अपने मुल्क में बढ़े, हाउसिंग हो, हर आदमी गाड़ी ले। यही यूरोप ने फॉलो किया और अब रीसेंट एग्जांपल चाइना का है कि उन्होंने जो है वो घरों की तामीर, हाई राइज बिल्डिंग्स और इतनी ग्रोथ की उन्होंने इंटरनल कंजम्पशन से कि आज उनकी जो इंडस्ट्रीज़ जो कंस्ट्रक्शन के साथ रिलेटेड हैं वो पूरी दुनिया में उनके साथ कोई कम्पीट ही नहीं कर सकता। और यही मॉडल पाकिस्तान में हम जो है सब बैठ के जो है थिंक टैंक्स यही देख रहे हैं कि आप पिछले साल 31 मार्च को देख लें और आज 31 मार्च देख लें कि फ़र्क सिर्फ इतना है कि रियल स्टेट को ओपन किया गया, उसको प्रायोरिटी बनाया गया कि मुल्क में रियल स्टेट चले। तो आज सीमेंट की आज कंजम्पशन हमारे मुल्क में हम खुद देख रहे हैं कि 90% पे पहुंच गई है। हमारी टॉप जो कंपनीज हैं सीमेंट की, चाहे तमाम चीज़ें बहुत सॉलिड और ठोस इसकी बुनियाद है। लेकिन ये जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ये लाहौर में बनने जा रहा है, इसमें आपको लो हैंगिंग फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं जो कि हम देखें कि वेरी क्विकली हम देखें कि ये मटीरियलाइज हो रहा है, इसमें चीज़ें जो हैं डेवलपमेंट हो रही है और बाहर के लोग, हमारे लोग यहाँ पर आके काम शुरू कर रहे हैं। इसके लिए पैराफर्नेलिया तैयार हुआ है। खान साहब, जो आपकी रियल स्टेट का मॉडल है यहाँ पे हाई राइज का, ये एक नया ख्वाब है जिस पे हम चल रहे हैं
और मुझे उस पर पूरी उम्मीद है कि अगर पूरी दुनिया में हाई राइजेस जो है वो कामयाब हुई हैं तो लाहौर में भी कामयाब होंगी। उसके अंदर मसाइल थे बिल्डिंग रेगुलेशंस के जो क्लियर हो गए हैं। हमारे पास जो है वो उसके मसाइल थे कि आपको हाइट्स अलाउ नहीं थी यहाँ पे जो एरिया एयरपोर्ट की, क्योंकि एयरपोर्ट हमारा शहर में है तो आपके पास हाइट्स ही नहीं मिलती थी। एविएशन की जो है रिक्वायरमेंट्स थी जिनकी वजह से हमारे जो लाहौर के अंदर आप किसी को जो है FAR रेशियो जो कहते हैं किसी को 1:4 से ऊपर FAR नहीं मिलता था। अब तमाम 1:12 FAR पे हैं तो हर चीज़ वायबल हो गई है कि अब लोग ये ख्वाब देख सकें कि सिटी सेंटर के अंदर उन्होंने जो है डाउनटाउन बनाना है और डाउनटाउन के अंदर हमने कमर्शियल हब भी बनाना है और रेजिडेंशियल हब भी बनाना है। ये वो ख्वाब है जो वाल्टन का बहुत ही अट्रैक्टिव पीस ऑफ ये स्पेस है, लैंड है, बहुत ही अट्रैक्टिव, पाकिस्तान की शायद मोस्ट अट्रैक्टिव जो लैंड है वो ये है। तो इस पे रिस्पांस जो है वो आना चाहिए, लोकली भी आना चाहिए, इंटरनेशनल भी आना चाहिए। और इसके लिए फिर जो इंतज़ामिया ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने काम करना है, जो कि सरकार ने काम करना है, वो भी बिल्कुल एक स्पिक एंड स्पैन होना चाहिए ना। खान साहब, इंतज़ामिया का काम है कि वो हमें जब रियल स्टेट का ये मास्टर प्लान कंप्लीट हो जाता है जो कि मैं समझता हूँ फाइनल स्टेज पे है, उसके लिए आसानियाँ पैदा करें। और हम आबाद से एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स यही बोलते रहे कि आसानियाँ कर दें कि लोगों का अप्रूवल का सिस्टम आसान हो। तो लाहौर के अंदर जो है वो जो रूल्स बनाए हैं, रेगुलेशंस बनाए हैं, उनको सामने मैं रखूँ तो आज उसमें ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में मैं उसको कहता हूँ कि उसको मैं एटलीस्ट 7 आउट ऑफ 10 दूँगा कि जो है वो अभी भी गुंजाइश है उसमें आसानियाँ पैदा करके। लेकिन इस वक्त अगर वो 4 आउट ऑफ 10 थे तो अब 7 आउट ऑफ 10 हो चुके हैं जिसमें डेवलपर काम कर सकता है। और ये जो अब स्पेशली जैसे मैंने बात की कि जो रेगुलेशन हमारे को अलाउ ही नहीं करते थे कि हम हाइट्स ले सकें जिससे उसकी कॉस्ट कम हो सकती थी, क्योंकि असल बात है कम कॉस्ट के ऊपर लोगों को माल डिमांड है। हम 25,000 और 30,000 रुपए स्क्वायर फुट देंगे, लाहौर में कोई भी नहीं खरीद सकता। वर्टिकल स्ट्रक्चर्स की डिमांड है। हाँ सब, डिमांड इज़ अ फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक जो है वायबिलिटी। डिमांड किसी भी चीज़ की हो सकती है। लाहौर में मसला क्या था, मैं 1 मिनट में समझा देता हूँ कि अगर किसी ने जो है डिफेंस के अंदर फेज़ 6 के अंदर मकान लेना था तो वहाँ पे प्लॉट का दाम लाख रुपए गज़ या 5 करोड़ रुपए कनाल था और उसके ऊपर वो घर बनाता था तो 5 करोड़ रुपए का ऊपर घर बनता था, 10 करोड़ का बन जाता था। अब 10 करोड़ रुपए का घर का मतलब है वो उसको अपनी छत, अपना घर, और वो उसको कॉस्ट कर रहा है आपको 20,000 रुपये स्क्वायर फुट में। अगर सिटी सेंटर में वो हम कहें कि तुम 35,000 रुपये स्क्वायर फुट या 30,000 स्क्वायर फुट पे अपार्टमेंट बिल्डिंग लो तो वो कैसे ले सकता है जब उसको घर और छत अपनी मिलती हो डिफेंस के बेहतरीन फेज़ 6 में। तो ये हाईएस्ट रेंज है। और अगर आप चले जाएं लोअर रेंज पे तो आपको 2 करोड़ रुपए कनाल पे मिल जाता है, वहाँ उसको 15,000 रुपये स्क्वायर। तो मैंने कहा ये इकोनॉमिक्स की डिमांड है जिसका मेजर था कि आप हाइट अलाउ करें। अब इन्होंने हाइट अलाउ किया है तो वो जब तक उसकी प्राइस 15,000 रुपये का लेवल टच नहीं करेगी उस वक्त तक वो जो है वो डिमांड नहीं क्रिएट हो सकती। चलिए ये बात हो गई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हमें टाइम का मसला है इस वक्त लाइव सिनेरियो में। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब गौहर एजाज हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक उस दौरान न्यूज़ हेडलाइंस देखें जिसके बाद अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। गुज़श्ता 48 घंटों से पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे जो खबर गश्त कर रही है, जो चोटी की खबर है, वो इंटरव्यूज़ हैं जो गुज़श्ता 48 घंटों में मंजर आम पे आए, जो साबिक डायरेक्टर जनरल FIA बशीर मेमन में दिए और जिसमें उन्होंने इन इंटरव्यूज़ के ज़रिए बज़ाहिर ऐसा लगा कि हुकूमत को एक कटहरे में खड़ा कर दिया है। बज़ाहिर ऐसा लगा कि एक FIR उन्होंने दर्ज कराई है, संगीन इल्ज़ामात उन्होंने इन इंटरव्यूज़ में लगाए। यकीनन इसके लिए गवाही, शवाहिद, सबूत फ़िलहाल सामने नहीं है, लेकिन उनकी गुफ्तगू बहरहाल है। बशीर मेमन कहते हैं कि उन्होंने जस्टिस फाइज़ ईसा केस और अपोजिशन सियासतदानों पर मुकदमात बनाने से मुताल्लिक हुकूमती दबाव बर्दाश्त किया और लगता है कि उन्होंने राजदारी से 2.5 साल तक इन इल्ज़ामात के इंकशाफात का इंतज़ार भी किया और यकीनन ये अब 2-2.5 साल बाद है कि उन्होंने ये गुफ्तगू की है। परसों बशीर मेमन अचानक वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर क़ानून बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम, मुशीर एहतसाब दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के ख़िलाफ़ मुद्दई बन गए।
उन्होंने ऐसा लगा कि एक FIR दर्ज करा दी है और मीडिया में एक चार्जशीट भी पेश की। आज वज़ीर आज़म इमरान खान सहाफ़ी और एंकर पर्सन से गुफ्तगू के दौरान कह रहे थे कि बशीर मेमन के तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद है। बशीर मेमन को जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ कभी किसी केस बनाने के लिए नहीं कहा, कभी तहक़ीक़ात करने का नहीं कहा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि रेफरेंस फ़ाइल करने का काम बशीर मेमन का था ही नहीं, जबकि बशीर मेमन को नून लीग और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ केसेस का भी कभी नहीं कहा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि वह बशीर मेमन को नहीं जानते, इससे पहले वो नहीं जानते थे। और उन्होंने बैरिस्टर वज़ीर क़ानून फ़रोग़ नसीम ने, शहज़ाद अकबर ने कई बार कल से लेकर अब तक कहा है, इंक्लूडिंग वज़ीर आज़म इमरान खान, कि ये सब झूठ है और ये झूठ की बुनियाद पर किया गया है। और बशीर मेमन ये बातें ज़ाती इनाद की बिना पर कर रहे हैं और जो उनके ज़ाती मसाइल पैदा हुए उस वक्त जबकि वो डायरेक्टर जनरल FIA थे, उसके आखिरी हफ्तों के दौरान, और उन मसाइल का ये रद्द अमल है जो कि सामने आ रहा है। लेकिन बाहर सूरत ये एक इंतहाई संगीन इल्ज़ामात हैं जो सामने आए हैं और एक ऐसे शख्स की जानिब से सामने आए हैं जो एक इंतहाई अहम ज़िम्मेदार पोजीशन पे मौजूद था। इसके असरात क्या हो सकते हैं, इसकी कानूनी अहमियत क्या है, इसकी फ़ौजदारी हवाले से क्या अहमियत हो सकती है और इस तहक़ीक़ात के लिए इसके क्या इसको किसी साबित करने के लिए, इसको किसी मंजिल तक पहुँचाने के लिए क्या ज़रूरियात हैं जिससे कि ये मामलात, ये इल्ज़ामात सही साबित हो या ज़बानी इल्ज़ामात ही काफ़ी होंगे। इन तमाम मामलात पर एक इंतहाई माहिराना, इंडिपेंडेंट, ऑब्जेक्टिव, एक्सपीरियंस राय हासिल करने के लिए हमने पाकिस्तान पुलिस सर्विस के ही इंतहाई मोतबर, काबिल कदर साबिक पुलिस ऑफिसर, साबिक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, साबिक डायरेक्टर जनरल IB जनाब डॉक्टर शुएब सडल को दावत दी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके सामने है ये सारा मौजू। हम प्योर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहते हैं और इसीलिए आपकी एक्सपर्टीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं कि बशीर मेमन साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए वो मुल्क के वज़ीर आज़म पे लगाए, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी पे लगाए, मुल्क के लॉ मिनिस्टर पे लगाए हैं, वज़ीर आज़म के SAPM पे लगाए हैं और बहुत ही संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। इन इल्ज़ामात की बुनियाद को हम बाज़ लोग कहते हैं कि ये बज़ाहिर एक FIR है, ये एक फ़र्द जुर्म है जो कि एक बहुत ही साबिक ज़िम्मेदार ऑफिसर ने लगाई है हुकूमत की कलीदी शख्सियात पे। ये कैटेगराइजेशन सही है इस इंटरव्यू की जो कि मीडिया के ज़रिए सामने आया? जी खान साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस शो। गुजारिश ये है कि लॉ का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि ही हु असर्ट्स हैज़ टू प्रूव। तो जब हम कोई भी किसी के ऊपर बात करते हैं तो उस वक्त तक तो वो मेयर एक एलिगेशन है जब तक हम उसका जो सपोर्टिंग एविडेंस है वो नहीं देते। तो अब इसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो तो इन पे है, बशीर मेमन साहब पे, कि वो बताएं कि जी मेरे पास ये एविडेंस है, क्योंकि अपेरेंटली वो जिनका जिक्र कर रहे हैं कि वो उस वक्त उन मीटिंगों में शामिल थे, चाहे वो लॉ मिनिस्टर थे या PSPM थे या जो एडवाइज़र हैं ऑन अकाउंटेबिलिटी वो थे, तो वो सारे तो इनकार कर चुके हैं और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ने भी इसको रिबट किया है कि ऐसी ना कभी कोई बात हुई है और ना उन्होंने कहा है। तो अब ये ऑल द मोर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि बशीर मेमन अगर उन्होंने कोई क्या हो सकती है सर, क्या वो क्या एविडेंस है, वो क्या सबूत है, वो क्या कोई गवाही है जो कि इसको सब्सटेंशिएट करने के लिए बुनियादी तौर पे ज़रूरत है किसी भी तरह से कि उनके अल्फाज को सपोर्ट किया? वो कहते हैं कि मैं गया था वहाँ पे और आप लॉग से चेक कर लें कि मैं वज़ीर आज़म के दफ्तर में गया था और वो वहाँ पे उसका रिकॉर्ड होता है तो उसमें लिखा होगा कि मैं वहाँ पे गया था। फ़िलहाल तो वो ये कह रहे हैं कि आप इससे साबित हो जाएगा कि मैं वहाँ पे गया था। क्या ये काफ़ी है? नहीं, इतना तो काफ़ी नहीं है कि खाली अगर ये साबित हो भी जाए कि मैं वहाँ गया था, क्योंकि आप किसी और काम के सिलसिले में भी जा सकते हैं। आपने जो एक्चुअल अलेज किया है उसको प्रूव करना है और उसके लिए या तो कोई विटनेस देना है और या कोई जो उसकी रिकॉर्डिंग है वो पेश करनी है
उसके बगैर तो कोई भी दुनिया की कोर्ट जो है वो उसको मानने को तैयार नहीं होगी। तो अब ये जैसे मैंने कहा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ इन पे है कि अगर इन्होंने कोई उस वक़्त का कोई ऐसी रिकॉर्डिंग रखी हुई है अपने पास और वो रिकॉर्डिंग टेस्ट की जाए और उसमें कोई फैब्रिकेशन नज़र ना आए तो उसके मुताबिक वो एडमिसिबल होगी कोर्ट ऑफ लॉ में। तो अच्छा ये फरमाइएगा कि प्रूफ के कुछ नहीं होगा। एज डायरेक्टर जनरल जब इतनी एक्सेप्शनल सूरत हाल थी, जब आपको प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं या आपको सीरियस ऑफिसर ये कह रहे हैं और आपको यकीन है कि आप कह रहे हैं कि ये इंतहाई अनप्रोफेशनल और बिल्कुल एक बियॉन्ड माय मैंडेट, मुझसे ये काम करने को कहा जा रहा है, तो ये आके वहाँ पे कोई नोटिंग कर सकते थे, कोई अपने जो उनके रिपोर्टिंग ऑफिसर थे परहैप्स सेक्रेटरी इंटीरियर उनको लिख के दे सकते थे कि जी मुझसे गैर कानूनी काम करने के लिए कहा जा रहा है, कुछ अपने रिकॉर्ड में मेंटेन कर सकते थे, जैसे पुलिस में होता है कि रोज़नामचे में लिख दिया जाता है, तो कुछ ऐसी चीज़ कर सकते थे बशीर मेमन उस वक्त जिससे वो उसका एक रिकॉर्ड बन जाता कि इस तारीख को इतने बजे मुझे बुलाया गया और मुझसे इन शख्सियात ने ये बात की। हाँ, अगर उन्हीं डेट्स में वो रिकॉर्ड मेंटेन हुआ है और वो रिकॉर्ड किसी थर्ड पार्टी को कन्वे हुआ है तो उसकी रेलेवेंस है, लेकिन अदरवाइज़ अगर अब कोई रिकॉर्ड बताया जाए तो उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। और दूसरा ये है खान साहब के देखें, हम सारे वन वे और दी अदर किसी न किसी मौके पे प्रेशर में आते हैं और हमारे पास बड़ा क्लियर ऑप्शन होता है कि हम कहते हैं कि जी ये चीज़ यहाँ तक सही है, इसको हम करेंगे क्योंकि हम इसीलिए ट्रेंड हैं और इसीलिए हमें गवर्नमेंट ने एंगेज किया हुआ है कि, लेकिन बियॉन्ड दिस अगर कोई हमसे ये एक्सपेक्ट करे कि फैब्रिकेशन हम करेंगे तो हम नहीं करेंगे। और उसके बाद फिर अगर उसकी प्राइस ये हो कि हमें ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो भले कर दिया जाए, ट्रांसफ़र होना तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है ना, रोज़ हम होते रहते हैं और हम उसी तनख्वाह पे OSD भी बने रहते हैं, कई दफ़ा साल के लिए बने रहते हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये काम उसी वक्त करना चाहिए कि या आप एक तरफ अलग हो जाएं और या फिर अगर आप डटे हुए हैं तो डटे रहें और बिल्कुल इस तरफ ना आएँ कि भाई आपके ऊपर प्रेशर है और जो काम आपने करना है एज़ पर लॉ वो करते रहें। तो आपके नज़दीक की अहमियत है कि ये एलिगेशन जो हैं जब ये वाक़या हुआ है उसके 2.5 साल बाद सामने आए हैं? नहीं, जितनी भी डिले के साथ वो बात सामने आएगी उतनी उसकी वैल्यू कम होती जाएगी और इस स्टेज पे तो अनलेस के वो बड़ा कोराबरेटिव स्ट्रांग किस्म का एविडेंस सामने नहीं लाते, मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा कोई वैल्यू होगी सिवाय एक मेजर एलिगेशन के। इस एलिगेशन पे क्योंकि ये बहुत ही सीरियस तरीन एलिगेशंस हैं जो लगाए हैं और जिनको रियासत की और हुकूमत की कलीदी शख्सियात पे लगाए गए हैं, इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं कि बशीर मेमन साहब के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जा सकती है। वैसे तो कोर्ट में केस किया है अपना शहजाद अकबर साहब ने, फ़रूक नसीम साहब ने कहा है कि वो भी करना चाहते हैं इस तरह के। हाँ, तो वो तो कॉन्सिक्वेंसेस हैं ना, जब ये बशीर मेमन साहब उधर एविडेंस नहीं दे सकेंगे तो उसका साफ ज़ाहिर है कि केस इनके अगेंस्ट फिर डिसाइड होगा, तो फिर उसको ये किस तरह से साबित करेंगे ये तो अब इनको ख़ुद पता होगा, लेकिन मेरे ख्याल में ये इंतहाई ज़िम्मेदाराना तरीके से इस तरह की बात जो है उसको करने की ज़रूरत होती है। अव्वल तो इतनी लेट बात करनी चाहिए ही नहीं है और अगर है उसकी ज़रूरत महसूस की गई तो फिर उसका एविडेंस देना चाहिए कि जी ये एविडेंस है और ये एविडेंस है जो इररिबटेबल है। और अगर इररिफ्यूटेबल है उसके अंदर फिर एक गवाही की भी बड़ी अहमियत है कि कोई विटनेस भी हो जो कहे कि हाँ मेरे सामने ये गुफ्तगू की गई है, या ये कि कोई इसका विटनेस होना भी एक बहुत ही क्रिटिकल एलिमेंट है ना इस पूरे केस का, जो कि इसको कोरॉबरेट करे। जी, जो भी एविडेंस अंडर द लॉ ऑफ एविडेंस एडमिसिबल है उसकी वैल्यू है, जो उसके बाहर फॉल करता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुएब सडल, हमें अपनी माहिराना तजर्बेकार राय दे रहे थे। बहुत ही मोतबर पुलिस ऑफिसर हैं पाकिस्तान की पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जनाब बशीर मेमन डायरेक्टर जनरल FIA थे उस वक्त भी जब हुकूमत की तब्दीली हुई, जनाब इमरान खान ने वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाया और इमरान खान ने मुनासिब समझा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुनासिब समझा कि बशीर मेमन साहब एक अच्छी शोहरत के ऑफिसर है, उनकी ईमानदार शोहरत है और यकीनन उस अच्छी शोहरत की वजह से ये इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे PTI की गवर्नमेंट ने उन्हें कंटिन्यू करना एज डायरेक्टर जनरल FIA ज़रूरी समझा, उन्हें मुनासिब किया गया उनको और यकीनन वो इस पोजीशन पे बरकरार रहे। और इस दौरान वो बहुत अहम तहकीकात कर रहे थे पाकिस्तान की एंटी करप्शन के हवाले से, बहुत कलीदी तहकीकात थी जाली बैंक अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग केसेस के हवाले से, जो कि ओमनी ग्रुप से जिनका ताल्लुक़ था। बशीर मेमन साहब FIA के सरबराह की हैसियत से उसके बहुत लीड उनके पास थी। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पे गया, फिर उसने उनको नैब के हवाले कर दिया। बशीर मेमन साहब हमेशा से एक बावकार और एक ऐसे पुलिस ऑफिसर रहे हैं जो कि यकीनन उनकी बड़ी अच्छी शोहरत रही है और यही वजह बनी कि कुछ अरसे के बाद जब जज अरशद मलिक का मामला आया, उन पर इल्ज़ामात सामने आए, उनके हवाले से वीडियो सामने आई, हुकूमत की तहकीकात का वक्त आया। बशीर मेमन साहब शायद हुकूमत की जो बेंट ऑफ माइंड था, जो उसकी सोच थी, वो उससे मुताबिकत नहीं रखती थी। जो बशीर मेमन साहब समझते थे कि प्रोफेशनल उसका तकाजा है, उनके हुकूमत से ताल्लुकात ख़राब हुए और रिटायरमेंट से कुछ अरसे पहले, चंद हफ्ते पहले उन्हें उनके ओहदे से सबकदोश कर दिया गया। आम बात है, बिल्कुल साफ नज़र आया कि बड़ी अनसेरेमोनियल एग्ज़िट थी, अनसेरेमोनियल डिपार्चर था जनाब बशीर मेमन का और शायद हुकूमत ने इस मामले में ज़्यादती की थी, उन्हें फ़ारिग कर दिया गया। मगर असल सूरत हाल ख़राब हुई उस वक्त कि जब वो रिटायरमेंट लेके घर गए, उसके बाद उन्होंने अपने पेंशन के मामला शुरू किए। हुकूमत ने उनके ख़िलाफ़ न सिर्फ ये कि कोई किसी किस्म की एक्शन करना शुरू कर दिया, बल्कि उनकी पेंशन रोक ली, उनके पेंशन रोक ली गई, उनके जो उनको पर्क्स मिलने थे, जो इस 37 साल की मुलाजमत के बाद उनको जो एक किसी भी ऑफिसर के इख्तियारात के बाद जो उसको पर्क्स मिलते हैं, जो उसको पेंशन मिलती है, जो उसको कम्यूटेशन मिलती है, वो सारी चीज़ें बशीर मेमन साहब की रोक ली गई। आज की तारीख तक भी उनको पेंशन नहीं मिली है और इसके अलावा जो उनका हक़ था, जो उनका बिल्कुल हक़ था, वो भी उनको नहीं दिया गया। अकाउंटेंट जनरल ऑफिस से एक बार उनके अकाउंट्स में कुछ क्रेडिट किया गया, जो उनके हक़ के हवाले से उनकी रकूम थी वो भी विड्रॉ कर ली गई। उसके बाद बशीर मेमन साहब ये केस लेके अदालत में गए और फिर अदालत में जब ये बशीर मेमन साहब ये केस जीत गए, उसके बाद हुकूमत ने उसकी अपील कर दी। गोया कि बज़ाहिर ऐसा लगता यह है कि इन मामलात में हुकूमत ने सरासर ज़्यादती की है बशीर मेमन साहब के साथ। ये हुआ है पिछले चंद महीनों के दौरान और उससे कुछ महीनों पहले के दरमियान। तो ये बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत ने सरासर ज़्यादती की बशीर मेमन के साथ, जिस तरह से उन्हें मुलाजमत से बर्खास्त किया और उसके बाद उनके पेंशन के मामलात, उनके ज़ाती मामलात, उनके दूसरे मामलात के हवाले से हुकूमत ने इसमें अपना जो जिस तरह के एक्शन लिए हैं वो बिल्कुल गैर कानूनी भी थे और गैर मुनासिब भी थे। और अगर ये वजह बनी है उस रद्द अमल का जो हमने देखा है, तो ये अचंभे की बात नहीं है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के इलेक्शन दिखा रहे हैं, साबित कर रहे हैं कि पार्टी मुत्तहिद नहीं है, मसाइल बेपनाह हैं और बड़ी तेज़ी से अपनी मकबूलियत खो रही है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि पार्टी अंदर से शदीद मुनक़सिम है। सिर्फ जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप की बात नहीं है, काबीना के अंदर भी तोड़ फोड़ है, एक दूसरे के साथ बैर है, एक दूसरे के साथ शदीद मुखालफत है। और यकीनन इमरान खान की पहली तरजीह होनी चाहिए कि कम से कम अपनी पार्टी को तो जोड़ें। 3 वज़ारत इत्तलात में 3 वज़ीर आ चुके हैं, मगर किसी की भी एक दूसरे के साथ नहीं बन रही और ये पूरी काबीना की सूरत हाल है। इस पर निगाह डालते हैं छोटे से वक्फे के बाद। PTI को अपने सियासी इस्तेहकाम के लिए, वज़ीर आज़म को अपने सियासी मुस्तक़बिल के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले अपनी टीम को मुत्तहिद करे। इक़्तिदार के तीसरे साल में भी PTI हुकूमत में अहम वज़ारतों और इख्तियारात के लिए ज़ोर आजमाई चल रही है। वफाकी काबीना में उखाड़ पिछाड़ की वजह से वज़रा के दरमियान रंजिशें और कदूरतें आम हैं और नुमायाँ हैं। ख़ास तौर पर वज़ारत इत्तलात और नशरियात के वज़रा मुसलसल एक दूसरे के निशाने पर हैं। PTI हुकूमत में पहले 8 माह फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलात रहे, फिर फिरदौस आशिक़ावान 1 साल मावरी ख़ुसूसी इत्तलात रही। उनके बाद सेनेटर शिबली फराज को 1 साल के लिए वज़ारत इत्तलात सुपुर्द की गई। 2 हफ्तों से एक बार फिर फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलात है। आज फ़ारूक हबीब ने इत्तलात के वज़ीर ममलिकत का हल्फ उठा लिया।
यानी 4 वज़रा 32 महीनों में 4 बार इन और आउट हो चुके हैं। सिर्फ ये वजारत इत्तलात की बात नहीं है, ये बाहमी मगर ये वजारत इत्तलात के वज़रा की बाहमी चपकलिश बाकायदा मीडिया, टॉक शोज़ और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आती रहती है। एक दूसरे की अहलियत, तरीक़ेकार और दायरा इख्तियारात पर सवालात उठाए जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि फवाद चौधरी शिबली फराज में वजारत इत्तलात और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का तबादला हुआ, जिसकी वजह से दोनों वज़रा ने नाम लिए बगैर एक दूसरे पर तंज़िया जुमले कहने शुरू कर दिए, जो किसी सूरत में भी एक अहसन अमल नहीं था और एक हाउस इन ऑर्डर की निशानी नहीं थी। मैं ये समझता हूँ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का काम ये नहीं है कि ईद कब है और रोज़ा कब है। उसने बहुत एक बड़े मैच्योर तरीके से हमने मुल्क के जो टेक्नोलॉजी के और जो साइंस की फील्ड में जो हमारे इश्यूज़ हैं हमने उसको आगे बढ़ाना है। तो ये तो एक उसके तौर पे तो हो सकता है एक मजाक। जो चांद, सितारे, स्पेस, अगर इन कामों के ऊपर कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का काम नहीं है तो फिर क्या काम होगा? तो लेकिन मुझे उम्मीद है वो कई दफ़ा बनस्पर ऑफ द मूवमेंट में भी कोई बात कर जाता है और शिबली साहब को भी शायद वो एक तो उस वक्त कोई बात कर गए होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है अल्टीमेटली वो इस चीज़ को रियलाइज करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दफ़ा की बात नहीं थी, शिकवा जवाब शिकवा इस यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की जानिब से वेंटिलेटर्स की तैयारी पर भी दोनों वज़रा की शिकायतें और वजाहतें सामने आईं। हमारी जो कुछ इदारे हैं जिसमें NRTC है और कुछ प्राइवेट 1-2 फर्म्स हैं जो कि वेंटिलेटर्स को बना रही हैं और अभी वो उस मकाम की नहीं है जिसमें कि 16 फंक्शंस होते हैं एक वेंटिलेटर के, जिसमें से जो हमारे जो बने हैं, जो मेरी इत्ला है उसमें तो हमारे जो वेंटिलेटर्स जो बन रहे हैं लोकल लेवल पे वो सिर्फ तकरीबन 4 फंक्शंस को पूरा करते हैं। शिबली फराज साहब जो हैं वो पूरी प्रेजेंटेशन शायद उनको ना हुई हो, क्योंकि कोई भी जो वेंटिलेटर है, अगर आप श्रीलंका को 100 वेंटिलेटर भेज रहे हैं या इराक को 300 भेज रहे हैं या म्यू हॉस्पिटल में आपके लगे हुए हैं, तो जाहिर है कि वो सर्टिफिकेशंस के बगैर तो नहीं लग सकते। सो हो सकता है कि उनको जो ब्रीफिंग, जाहिर है कि उनको खुद तो इन चीज़ों का इतना इल्म नहीं होगा, वो ब्रीफिंग्स के ऊपर ही चल रहे होंगे, तो शायद उन्होंने जो ब्रीफिंग ली है, मेरे ख्याल में उनको चाहिए कि जो कंपनियां बना रही हैं उनसे ब्रीफिंग लें, तो वो उनको सर्टिफिकेशंस भी दे देंगी कि कौन से सर्टिफिकेशंस हैं, कैसा चल रहा है। इमरान खान टीम के अरकान जब एक दूसरे के हवाले से बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हिज़्ब इख्तिलाफ के लोग PTI की और हुकूमत के वज़रा के बारे में बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि फवाद चौधरी वज़ारत इत्तलात के लिए बेचैन थे। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी ने कभी किसी को वज़ारत इत्तलात में चलने भी नहीं दिया। ये किसी अपोजिशन लीडर का बयान नहीं है, ये ख़ुद हुकूमत की पंजाब में वज़ीर इत्तलात यानी कि मुशीर इत्तलात का बयान है। क्या ना ऐसा लगता है कि अपोजिशन के लीडर्स आपके साथ एक दूसरे के हवाले से बात कर रहे हैं और अपेरेंटली ऐसा लगता है कि फिरदौस आशिक अवान वो स्कोर सेटल कर रही थी, क्योंकि जब उनको वज़ारत इत्तलात से इमरान खान ने हटाया था वफाकी पोजीशन से, तो फवाद चौधरी साहब ने बरमला कहा था। उनकी कैपेसिटी नहीं थी, उनको तो जो लगाया था और उसके लिए सिर्फ ओहदा ले ही नहीं लेना होता, उसको जस्टिफाई भी करना होता। तो उन्होंने ठीक है अपनी लॉबिंग कर ली, इधर उधर करके वो बन गई, लेकिन वो कभी भी ये सहल नहीं थी कि वो इस वजारत को चला सकते। 2 साल कमान तो नहीं है, वो तो बड़ा एक ऑनरेबल आदमी है और बड़ा वो ये तो वो तो फिर जब हो जाता है ना, फ्रेंकली अनइलेक्टेड लोग जो होते हैं उनका प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वो अपने आप को हर वक्त साबित करने की कोशिश के शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनने के चक्कर में भी पड़ना पड़ता है ना उन्हें। ये सिर्फ वज़ारत इत्तलात की बात नहीं है। कौन नहीं जानता कि PTI में बासर ग्रुप्स में अंदरूनी खिलाफशार बढ़ता जा रहा है, चाहे जहांगीर तरीन का हम ख्याल ग्रुप हो जिसने PTI को अमलन तकसीम कर दिया है, पंजाब हुकूमत के अंदर की धड़ेबंदियाँ हों, कौन वज़ीर कौन मुशीर किस ग्रुप के साथ है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। यही वजह है कि बाजार हुकूमत एक कच्चे धागे पर डोल रही है। PTI के अंदरूनी इख्तलाफात 2018 के इंतखाबी टिकटों की तकसीम और हुकूमत साजी और वजारतों की तकसीम के वक्त ही शिद्दत इख्तियार कर गए थे, जो कि अब उसकी बड़ी हैवी कॉस्ट है जो PTI, उसकी हुकूमत, उसका इमेज और इमरान खान पे कर रहे हैं। और यही वजह है कि इंतखाबी जलसे हों, इमरान खान ने दाएँ जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर नज़र आते थे, लेकिन अब हुकूमत बनने के बाद ये लोग एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल नज़र आते हैं और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये PTI की कलीदी लोग एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, जो कि यकीनन एक बहुत ही एक तशवीशनाक सूरत हाल है इमरान खान के लिए, कम से कम होनी तो चाहिए। जब पहले असद उमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, जहांगीर तरीन साहब ने बड़ा जोर लगा के उनको जो है वो
फाइनेंस मिनिस्टर से फारिग करवाया। फिर असद उमर साहब जब आए, दोबारा आए, उन्होंने पूरी कोशिश करके तो जहांगीर तरीन को फारिग करवा दिया। और इसी तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी मुलाकातें हुई तरीन साहब से, लेकिन उनकी कोई आपस की कोई बात बनी नहीं है। मुझे नहीं समझ आई फ्रैंकली कि आप लड़ाइयाँ भी होती हैं और पार्टीज के अंदर एक अपनी ग्रुपिंग भी चलती है, लेकिन आप अपने ही जो जिस शाख पे बैठे हो आप उसको तो नहीं काट देते। तो मुझे लगता है कि हमारी जो इंटरनल फाइटिंग थी बिटवीन दीज 3-4 टॉप लीडर्स, उसने ना सिर्फ पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया बल्कि इसके नतीजे में पूरी पॉलिटिकल क्लास आउट हो गई और उनकी जगह जो है वो ब्यूरोक्रेट्स ने ले ली। और प्राइम मिनिस्टर साहब का जो एक विजन था या जो जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए थी वो हुई ही नहीं। सहब मौजू पर बात करने के लिए इस्लामाबाद जाएंगे, जहाँ पर मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी और इस्लामाबाद में हमारे ब्यूरो चीफ ख़ावर घुमन मौजूद है। ख़ावर घुमन साहब, आपने सारी गुफ्तगू देख ली, सारा पस मंज़र आपने देख लिया। आप डे टू डे बेसिस पे इन लोगों के साथ डील भी करते हैं, रोज़ाना आपकी इन लोगों से सबसे बात होती रहती है। क्या वजह है इमरान खान के काबू में नहीं है ये पूरी पार्टी के ये मामला जो है? खान साहब, पहले तो आपको स्टोरी बता दें, ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री में गए हैं शिबली साहब, बुनियादी तौर पर फवाद चौधरी साहब का ये ख्याल था, उन्होंने काफ़ी कोशिश भी की कि वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री को भी साथ रखें, एडिशनल चार्ज उसका अपने साथ रखें, क्योंकि उनके मुताबिक वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे और अगर कोई और मिनिस्टर आएगा तो मिनिस्ट्री अच्छी नहीं चलेगी। प्राइम मिनिस्टर साहब राज़ी हो गए, लेकिन बाद में इतलात ये हैं कि फिर शिबली साहब के जो हमदर्द हैं पार्टी के अंदर, उनकी जो लॉबी है वो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब के पास गए। उन्होंने कहा जी हमारे सीनियर साथी हैं, मिनिस्टर थे, अब सेनेट का इलेक्शन लड़के दोबारा आए हैं, तो ये बड़ी हमारे लिए अजीमत की बात होगी, ख़ास तौर पर KP से वो हैं, तो उनको कोई ना कोई मिनिस्ट्री दी जानी चाहिए। तो वो उनको ये मिनिस्ट्री मिली। तो ये जो आप थोड़ी सी बयानबाजी दोनों तरफ से चौधरी साहब और शिबली साहब के दरमियान देख रहे हैं, तो इसके पीछे खाली चौधरी साहब और शिबली साहब और फिरदौस साहिबा और इनकी बात नहीं। आपको पता है ये पार्टी बुरी तरह से मुनक़सिम है। ये कैसे, मतलब ये जो गुफ्तगू करते हैं एक दूसरे के बारे में पब्लिकली कर रहे होते हैं, लगता है अपोजिशन लीडर एक दूसरे के लिए बात कर रहे हैं और अंदर से जो है वो भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर इमरान खान क्यों इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे? हमारी जब बात हुई खान साहब से इस सारे इशू के ऊपर, तो उनका ये कहना है कि हमारी पार्टी है, पहली दफ़ा हम हुकूमत में आए हैं और सर्टनली हमारे सामने वो चैलेंजेस आ रहे हैं कि जो कि बाकी पार्टीज़ जो माजी की बड़ी पार्टीज़ हैं, ख़ास तौर पर हुकूमत में उनका ज़्यादा तजर्बा है, तो हमारे यहाँ ज़रा थोड़ी सी लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं। और साथ साथ में जब उनसे दोबारा ये पूछा गया कि सर ये अब आपको 3 साल हो गए हैं, अगस्त के अंदर 3 साल हो जाएंगे, अगर इसी तरह आपके ये लड़ाई झगड़े चलते रहे तो फिर आप अगले इलेक्शन में किस तरह जाएंगे? अभी भी जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं वहाँ से जो नताइज पार्टी को मिल रहे हैं वो तो कोई अच्छे मस्बत नहीं है, तो ये तो काफ़ी सीरियस आपके लिए मसाइल हो जाएंगे। पार्टी के अंदर ये इदराक है, चेयरमैन ख़ासतौर पर एज ए चेयरमैन और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, उनको इस चीज़ का एहसास तो है कि पार्टी के अंदर लड़ाई झगड़े काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन अभी तक वो इसको कंट्रोल नहीं कर पाए। कुछ जो उनके जो करीबी लोग हैं उनसे बात हुई कि क्या वजह है कि देखिए सामने मिसालें हैं, बड़े बड़े इलेक्शन सिर्फ इन डिफरेंसेस की वजह से। नौशेरा का शाहकार इलेक्शन हार गए, सियालकोट का इलेक्शन हार गए, थोड़ी देर में ये कराची का इलेक्शन हार जाएंगे। पार्टी बिल्कुल अंदर से तितर बितर हो रही है। ये इमरान खान के लिए बहुत बड़ा कंसर्न होना चाहिए। सर्टेनली खान साहब, अभी 2 साल इसके बाद रह गए हैं। 2 साल तो ऑलरेडी आप इलेक्शन मोड के अंदर चले जाते हैं और अब खान साहब को इस हवाले से फैसला करना है कि क्या इसी तरह ये लड़ाइयाँ जारी रहेंगी या फिर कहीं किसी सतह के ऊपर को पार्टी डिसिप्लिन में ये लोग आएंगे। फिल वक्त आपको ये बताएं कि जो है शाह महमूद कुरैशी वर्सेस हमारी जो हैं श्री मज़ारी साहबा हों, उनके बयानात, लॉर्ड डिवीजन के अंदर फरूक नसीम साहब हैं, एक तरफ अटॉर्नी जनरल हैं, बाबर वान साहब हैं, उनके आपस में चपकलश चलती रहती है। इनकी जब फेडरल कैबिनेट की मीटिंग हुई वहाँ पर वज़रा बजाय अपनी मिनिस्ट्रीज़ की परफॉर्मेंस सामने बताने के वो एक दूसरे के ऊपर वो तीरंदाजी शुरू कर देते हैं। बिल्कुल हाउस इज़ नॉट इन ऑर्डर, और अगर यही मसाइल आगे चलते रहे इनके तो फिर इनका अगला इलेक्शन जो है ऑलरेडी जिस तरह के अशारिये मिल रहे हैं काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। खान साहब बुनियादी तौर पर इस सवाल को सही तरह एड्रेस नहीं कर पा रहे। जब भी उनसे बात हुई है वो हल्का सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मामला ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ख़ावर घुमन हमारे साथ मौजूद थे, हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद में। कमर शबीक उसके बाद जिक्र करेंगे। ज़बरदस्त इलेक्शन हो रहा है, घमसान का इलेक्शन हो रहा है और
पूरे मुल्क का सियासी दर्जा हरारत, कराची का सियासी दर्जा हरारत सामने आ रहा है। अब आया है कि इस वक्त PTI तो फारिग है, कम अज़ कम कराची की हद तक तो बिल्कुल फारिग है, जैसे कि हमें पता था। यही वजह है कि इस इलेक्शन में जो कि उसकी अपनी नशिस्त थी, दूर दूर तक PTI का उम्मीदवार नज़र नहीं आ रहा है। नून लीग का उम्मीदवार जिसने कि 2018 में एक भी सीट हासिल नहीं की, डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल, ये इलेक्शन जीतने के करीब से करीब तर होते जा रहे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल देखते हैं छोटे से वक्फे के बाद। कराची मिनी पाकिस्तान है, कराची पाकिस्तान की दिल की धड़कन है। कराची का दर्जा हरारत चाहे कारोबारी हो या सियासी हो, वो पाकिस्तान की तर्जुमानी करता है। इसी लिहाज से कराची में ज़िमनी इलेक्शन NA 249 जो कि आज हुआ, वो पाकिस्तान के सियासी दर्जा हरारत की अक्कासी करता है। अगर आपको सियासी दर्जा हरारत देखना है तो कराची तो शायद पूरे मुल्क से ज़्यादा, मगर बहरहाल कराची PTI से, इमरान खान से सख्त नाराज़ है। हमें नहीं मालूम कि क्या बिल्कुल यही कैफियत पूरे मुल्क में है, लेकिन शायद इससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। कराची ने आज इसकी तर्जुमानी की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कि इस सीट पे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसल वाबडा ने 2018 के इलेक्शन में जीती थी, आज PTI का उम्मीदवार वहाँ दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। उस फहरिस्त में, उम्मीदवारों की फहरिस्त में जो कि इस इलेक्शन में आज जिसने हिस्सा लिया, PTI का उम्मीदवार कहीं आखिर में खड़ा है। सख्त नाराज़ है बल्दिया टाउन, जहाँ पर के फैसल वाबडा ने 2018 का इलेक्शन जीता था। बेपनाह वादे किए थे, बेपनाह अंदाज अपनाए थे, बेपनाह शो किए थे, उसके बाद वो गायब हुए। न सिर्फ ये कि फैसल वावडा बल्दिया से गायब हुए, PTI कराची से गायब हो गई, 14 नशिस्तें यहाँ से हासिल की और बेपनाह उसको कराची की सपोर्ट हासिल हुई। कौमी असम्बली की नशिस्तें हासिल हुई, 25 नशिस्तें सूबाई असम्बली की हासिल हुई। और क्या नहीं दिया कराची ने PTI को, इमरान खान को, लेकिन पलट के ना देखा। 8 महीने हो गए, इमरान खान तो ख़ुद कराची नहीं आए हैं। कराची वाले वो वादे, वो इरादे, वो सारी बातें भूले नहीं हैं। आज इसका बदला करने का वक्त आया था और कराची ने बदला लिया है और भरपूर अंदाज में बदला लिया है। इमरान खान सुने ना सुने, PTI सुने ना सुने, कराची से ये पार्टी फारिग होती नज़र आ रही है। यही वजह है कि अब तकरीबन NA 249 के 50% के करीब नतीजे आ गए हैं। और ये है असल दर्जा हरारत, वो ये कि कराची 2018 में जहाँ नून लीग ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने एक नशिस्त भी हासिल नहीं की थी, वो इस नशिस्त पे सबसे आगे है। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल कराची से ताल्लुक़ रखने वाले, तालीम याफ्ता, बहुत अच्छे बिजनेसमैन, ज़बरदस्त सियासी कारकुन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग से मुंसलिक है और वो कौमी असम्बली के इलेक्शन में बहुत आगे है। दूसरी नशिस्त पे पाकिस्तान, दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। यकीनन एक खिला पैदा हो रहा है, वैक्यूम पैदा हो रहा है कराची की सियासत पे। MQM फारिग हो चुकी है, PTI के इत्तेहादी की हैसियत से MQM पाकिस्तान फारिग हो रही है और एक बहुत बड़ा वैक्यूम बन रहा है कराची में। और इस वैक्यूम को ऐसा लगता है कि भर रही हैं नई जमातें। और आज हमने देखा कि नून लीग ने एक सरप्राइज़ एंट्री दी है और बड़ी भरपूर एंट्री दी है मौजूदा सियासी माहौल में। नून लीग का सियालकोट में भी इलेक्शन जीतना, नौशहरा में इलेक्शन जीतना, फिर कराची में इलेक्शन जीतना, ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। आप सुनना चाहें इमरान खान या ना सुनना चाहें, मगर बहरहाल ये एक नक्कारा खुदा है जिसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। इलेक्शन के हतमी सरकारी मुकम्मल नताइज ज़ाहिर है अभी आने में काफ़ी वक्त लगेगा, लेकिन हवा किस रुख पर चल रही है इसमें इब्हाम नहीं है। इस मौके पे NA 249 पे मौजूद हैं हमारे मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी, नुमाइंदे ख़ुसूसी और एंकर जनाब मसूद रज़ा। फरमाइएगा, ये जो रश हमने आप 1 घंटा पहले आपने हमें दिखाया था, 1.25 घंटा पहले, इसमें मज़ीद इजाफा हो रहा है, मज़ीद गहमा गहमी हो रही है। ये सारे नून लीग वाले, इनको लगता ये है कि ये जीत के करीब है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो अंदर से इत्तलात आ रही हैं, खान साहब, एक हैरत की बात यह है कि तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं, फॉर्म 45 का मिलने का सिलसिला जो है वो थम सा गया है। मेरी तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज़ के दफातर में बात हुई है और सब जगह से यही शिकायत आ रही है कि फॉर्म 45 दस्तयाब नहीं है। बहरहाल हर पार्टी ये बता रही है, सिवाय नून लीग ये दावा कर रही है कि हम पहले नंबर पर हैं। इसके अलावा तमाम जमातें ये दावा कर रही हैं कि हम दूसरे नंबर पर हैं। हालांकि जो आज़ाद ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि मिफ्ता इस्माइल पहले नंबर पर हैं, गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक, पीपल्स पार्टी उसके बाद और फिर TLP है और फिर कहीं जाकर
मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं और MQM है। तो ये सूरत हाल है, गहमा गहमी बढ़ती चली जा रही है, यहाँ पर तराने बजाए जा रहे हैं, खुशी का इज़हार किया जा रहा है, आतिशबाजी भी थोड़ी देर पहले की जा रही है। आपने इस पूरी फहरिस्त में PTI का जिक्र भी नहीं किया। PTI तो बिल्कुल आखिर में, PTI छठे नंबर पर जो है वो उसके नंबर्स आ रहे हैं। तो इस वक्त PTI के तो कैंप में भी सन्नाटा पड़ा हुआ है, PTI के लोग जो हैं वो राब्ते में भी नहीं आ रहे, एक सन्नाटा छाया हुआ है, खामोशी है PTI के कैंप में, जहाँ से कोई खबर नहीं आ रही और इलेक्शन कमीशन की तरफ से नताइज पहले ही मौसूल नहीं हो रहे, PTI भी कुछ बताने को इस वक्त तैयार नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये नताइज बहरहाल हर पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग एजेंट थे, वहाँ पे जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसने उसको बाकायदा दस्तखत किए हैं, वो मुश्तहिर होते हैं, बाहर वो लगाया गया है, हमारे नुमाइंदों ने भी उसकी तस्वीरें उतारी हैं, वो प्रोसेस तो चल रहा है ना? वो प्रोसेस चल रहा है, मगर उसमें एक तातुल आ गया है। हम तमाम सहाफ़ी भी राब्ते में हैं, पॉलिटिकल पार्टीज से भी राब्ते में हैं और सभी इस वक्त ये शिकायत कर रहे हैं कि उसमें तकरीबन 1.5-2 घंटे से तातुल आया हुआ है और वो प्रोसेस नहीं आगे बढ़ रहा। लोग मौजूद हैं रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास कि उन्हें फाइन 45 दिए जाएं, लेकिन उन्हें दस्तयाब नहीं हो रही। ये शिकायत हर तरफ से इस वक्त हमें सुनाई दे रही है। नहीं मिल रहे से क्या मतलब है? ये कुछ और इसकी तफसील बता रहे हैं? जी, वो कह रहे हैं कि जी ये प्रोसेस में वक्त लग रहा है, हालांकि ये शहरी इलाका है, ना तो कम्युनिकेशन के इतने मसाइल यहाँ पर होने चाहिए और वोटिंग टर्नआउट भी बहुत कम है, तो गिनती भी बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। जिस हिसाब से वोट पड़ा है अब तक तो वोटिंग की गिनती हो जानी चाहिए थी, या बहुत ज़्यादा नताइज सामने आ जाने चाहिए थे, लेकिन इस वक्त गैर सरकारी गैर हतमी नताइज जो हैं वो हमारे पास 85 नतीजे हैं जो मौसूल हुए हैं। हो सकता है कि इस दौरान कुछ और आए हुए हों, लेकिन अभी तक हमारे पास जो हैं वो 85 नतीजे हैं। तो ये तो बहुत कम नताइज हैं जो अब तक मौसूल हुए हैं, इसीलिए शिकायत की जा रही है। जितने सहाफ़ी हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप पर एक दूसरे से राब्ते में हैं या सियासी जमातों के दफ्तर में बात हुई, आप जो फरमा रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है कि चले ये 42-45 का मसला है, लेकिन किसी सियासी जमात की जानिब से बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल की जानिब से, कादिर मंदोखेल की जानिब से, सैयद मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से शिकायत की गई है, या कोई अपनी तशवीश का बाकायदा इजहार करें वो कि भाई कि हमें ये जो है ये फॉर्म 45 जो है वो हमें नहीं मिल रहा है, वो तो अभी हमने नहीं देखा है। नहीं, ऐसा अभी बिल्कुल नहीं हुआ है। मेरी अभी थोड़ी देर पहले अनीस कायम खानी साहब से बात हुई, उनका भी यही मानना था। अभी नून लीग के लोगों से मेरी बात हुई, उनका भी ये मानना था। मैं सिर्फ उनका एक कंसर्न आपको बता रहा हूँ। अभी तक किसी ने कोई शिकायत नहीं की है, इलेक्शन पर किसी किस्म का एतराज़ नहीं किया है, बल्कि ये खदशा भी मौजूद है कि वोटिंग टर्नआउट क्योंकि कम रहा है तो ख़वातीन के जो वोट पड़े हैं अगर वो 5% नहीं हुए तो फिर इन इलेक्शन का क्या होगा। तो खदशात अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन इन तमाम बातों को सामने रखते हुए नून लीग इस वक्त लीड करती नज़र आ रही है। जो भी दस्तयाब हमारे पास नताइज मौजूद हैं, नून लीग हमें सर फहरिस्त उसमें नज़र। अच्छा, ये बताइएगा कि नून लीग तो सर फहरिस्त है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह मेरी यहाँ पर लोगों से भी बात हुई, वो कहते हैं कि जी जब नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत थी तो कराची में अमन कायम हुआ, नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत थी तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के मंसूबे शुरू हुए, नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत थी तो यहाँ बिजली के मंसूबे पाकिस्तान में लगे। तो इनका मानना ये है कि जी नवाज़ शरीफ साहब काम करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वोट को इज़्ज़त दो का जो उन्होंने नारा लगाया, तो हमने वोट को इज़्ज़त दो के नारे पर उनको वोट दिया। मैंने लोगों से पूछा कि अगर आप पीपल्स पार्टी को मुंतखब करते तो पीपल्स पार्टी सूबे में उसकी हुकूमत है और अगर उसका कैंडिडेट होता तो आप ये काम करवा सकता था। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी तो 13 साल से सिंध में बरसरी इख्तिदार है और इस हल्के के बराबर वाला जो हल्का है वहाँ तो कादिर पटेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही हैं, उसका भी यही हाल है, वो काम नहीं कराते इसलिए हमने उनको वोट नहीं दिया। PTI को इसलिए वोट नहीं दिया कि PTI वोट लेने के बाद वापस आई नहीं, उसके लोग यहाँ पर आए नहीं, इनका उन्होंने कभी हाल नहीं पूछा। फैसल वाडा साहब से बड़े नाराज हैं, इसलिए इनके पास जो ऑप्शन था वो नून लीग था। ये बताइएगा कि आज जो ये इबरतनाक PTI का अंजाम हुआ है इस हल्के में, इसमें फैसल वाडा जो कि यहाँ से जीते थे उनका कितना कंट्रीब्यूशन है और मजमूई तौर पे PTI ने और इमरान खान ने जो कराची के साथ सलूक रवा रखा है उसका कितना कंट्रीब्यूशन है? देखिए, इमरान खान साहब ने तो जो अपने वादे किए थे, 10 नुकाती वादे किए थे, हम सब गवाह हैं उसके कि उस पर तो काम नहीं हुआ। लेकिन फैसल वाडा साहब ने
ये जानते बूझते, हालांकि उनसे सवाल किया जाता था कि आप ये कचरे का मसला कैसे हल कराएंगे, आप नौकरियां कैसे देंगे, आप यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर बनाएंगे, पानी यहाँ कैसे लेकर आएंगे। उन्होंने कहा जी मैं विफाक में हूँगा, विफाक से फ़ंड लेकर आऊँगा। यहाँ तक उन्होंने कहा था कि कुछ नहीं होगा तो मैं अपनी जेब से पैसा खर्च करूँगा और यहाँ पर काम कराऊँगा। तो लोगों को उनसे बड़ी उम्मीदें थीं। तो फैसल वाडा साहब काम क्या कराते, इस हल्के में वो आए भी बहुत कम ना होने के बराबर आए। तो फैसल वाडा साहब अगर इनके दरमियान रहते भी, तसल्लियाँ देते, अपनी मसाइल बताते रहते, तो शायद ये हाल ना होता। तो मजमूई तौर पर PTI का जो रवैया है कराची के साथ वो, और फिर फैसल वाडा साहब का जो रवैया रहा, उसने तो जलती पर आग का काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया मसूद रज़ा। देखते हैं ये नतीजा, यकीनन ये रात गए नतीजा आएगा। बहुत स्लो काउंटिंग है, हालांकि बहुत कम वोट काउंट हुए हैं। फॉर्म 45 के हवाले से कुछ रिपोर्टर्स की अपनी तशवीश है, लेकिन किसी सियासी जमात की जानिब से इस पर अभी फ़िलहाल बाकायदा कंसर्न का इजहार नहीं किया गया है। मगर हवा किस रुख पर चल रही है इस वक्त, जबकि कोई 90 के करीब नतीजे आए 246 में, वो ये है कि PTI का तो सफाया हो गया है। इमरान खान को मैसेज चला गया है कराची से लाउड एंड क्लियर, और बस फिर मैसेज यही है कि आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमारे वादे, हमसे जो वादे किए वफा नहीं किए। इमरान खान खुद 8 महीने से कराची आए भी नहीं हैं, गोया कि कराची को फारिग कर दिया है। कराची ने आज PTI को भी फारिग कर दिया, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि नून लीग इस खिला में, इस वैक्यूम में आगे बढ़ी है, और डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल यकीनन कराची से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत ही मुअज़्ज़ज़ बिजनेसमैन हैं, पढ़े लिखे हैं, कराची से ताल्लुक़ रखते हैं। नून लीग के हवाले से कुछ अच्छी यादें भी वाबस्ता हैं कराची वालों की इस हल्के की, जहाँ से शहबाज शरीफ ने इलेक्शन लड़ा था। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है नवाज़ शरीफ के लिए, मरीम नवाज़ के लिए, और यकीनन ये इमरान खान के लिए भी एक बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि आप गए तो नून लीग आ रही है। और ये पिछले ज़िमनी इंतखाबात जितने हुए हैं, चाहे नौशेरा हो, चाहे सियालकोट हो, चाहे कराची का इलेक्शन हो, एक ही आवाज़ निकल रही है कि PTI गैर मकबूल हो रही है। और बहरहाल कराची में भी नून लीग मकबूल हो रही है। फैक्ट ऑफ लाइफ है आज का, कम अज़ कम यही। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम के इख्तिताम होते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।